नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है द स्टोरी ऑफ पोएट्री। जी बच्चों, द स्टोरी ऑफ पोएट्री की यह तीसरी वीडियो है। जी, द स्टोरी ऑफ पोएट्री की यह तीसरी वीडियो है। इसकी शुरुआत पृष्ठ संख्या 33 से होगी। जी, इसकी शुरुआत पृष्ठ संख्या 33 से होगी। तो आइए पृष्ठ संख्या 33 से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि बिफोर वी कम ओवर टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी इससे पहले कि बिफोर, इससे पहले कि हम लोग 19वीं सदी के प्रारंभ में आए। बिफोर वी कम ओवर टू द अर्ली पार्ट का मतलब होता है प्रारंभिक हिस्सा ऑफ द 19th सेंचुरी। इससे पहले कि हम लोग 19वीं सदी के प्रारंभ में आए, वी मीट सेवरल पोएट्स, हम लोग कई कवियों से मिलते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में आने से पहले वी मीट सेवरल पोएट्स, हम लोग कई कवियों से मिलते हैं। बच्चों, यह जो वीडियो है ना, मतलब द स्टोरी ऑफ पोएट्री जो है ना, इसमें बता रहा है कि कैसे पोएट्री की शुरुआत हुई, कैसे पोएट्री का विकास हुआ और किन किन कवियों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। उसी की यह तीसरी वीडियो है। तो यहाँ लिखा है कि इससे पहले कि 19वीं सदी के प्रारंभ में हम आए, वी मीट सेवरल पोएट्स, हम कई कवियों से मिलते हैं। हु कंट्रीब्यूटेड, जिसने योगदान दिया। हु का मतलब जिन्होंने, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान दिया। टू द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के रोमांटिक रिवाइवल में जिन कवियों ने योगदान दिया उनसे हम क्या करते हैं, मिलते हैं। जेम्स थॉमसन, याद रखिएगा, जेम्स थॉमसन बच्चों वैसे ही कवि हैं जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री में कंट्रीब्यूट किया, अपना अंशदान किया। रॉबर्ट ब्लेयर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम काउपर आर रिगार्डेड द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन। तो एज ऑफ ट्रांजिशन देख रहे हैं ना, एज ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन का युग। मतलब जेम्स थॉमसन, रॉबर्ट ब्लेयर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स और विलियम कॉपर को एज ऑफ ट्रांजिशन, यानी बच्चों जो ये ट्रांजिशन, परिवर्तन के युग का कवि माना जाता है। देयर लव फॉर नेचर, इनका जो प्रेम था ना प्रकृति के प्रति, देयर लव फॉर नेचर, जिन कवियों का मैंने नाम रखा, इन सभी कवियों को एज ऑफ ट्रांजिशन का कवि माना जाता है। एंड देयर लव फॉर नेचर, और प्रकृति के प्रति जो इनका प्रेम था। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, और ह्यूमन फीलिंग्स मतलब मानवीय भावनाओं का जो प्रेजेंटेशन रहा, जो प्रस्तुतिकरण इन लोगों ने किया, इन सिंपल लैंग्वेजेस, यानी साधारण भाषा में इन लोगों ने प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और मानवीय भावनाओं को जिस प्रकार से प्रकट किया, आर नोट वर्दी, वह बच्चों प्रशंसा के लायक है, वह ध्यान देने योग्य है। मतलब जिन कवियों के मैंने नाम रखा, इन कवियों ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और मानवीय भावनाओं को जिस प्रकार से साधारण शब्दों में बच्चों व्यक्त किया ना, वह नोटवर्दी है, वह ध्यान देने योग्य है। डोंट यू फील दैट, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते? डोंट यू फील दैट, क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते? दैट बर्न्स, बच्चों जो ये बर्न्स है ना, जो बर्न्स हैं, रॉबर्ट बर्न्स, इनकी रचना की एक पंक्ति है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज एंड ग्रेज एलगी, और जो ग्रे की एलगी है, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जिसको एक ग्रामीण चर्चयार्ड में लिखा गया था, लुक लाइक एनी अदर रोमांटिक पोएट्स। क्या आपको नहीं लगता कि बर्न्स की माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज एंड ग्रेज की जो एलगी है ना, जो कंट्री चर्चयार्ड में लिखी गई थी, है ना, वो लुक लाइक एनी अदर रोमांटिक पोएम्स, क्या अन्य कवियों की तरह ये दिखता है क्या? ऐसा सोचिए बच्चों आप लोग, है ना। ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्स थे, ये अलग किस्म के कवि थे, इन्होंने रोमांटिक रिवाइवल में अपना शानदार योगदान किया। और ये जो पंक्ति है ना, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये तो आज भी लोगों के जुबां पे है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तस्वीर है बच्चों। आगे लिखा है कि द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री इज ऑफन एसोसिएटेड, यानी बच्चों इंग्लिश पोएट्री में, अंग्रेजी काव्य में जो रोमांटिक रिवाइवल है ना, इज ऑफन एसोसिएटेड, उसको अक्सर जोड़ दिया जाता है विद द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। बच्चों ये वर्क्स देख रहे हैं ना, वर्क्स का मतलब होता है रचना, यानी जो इंग्लिश पोएट्री में जो रोमांटिक रिवाइवल हुआ ना, उसको अक्सर
विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं और सैमुअल टेलर कोलरिज की रचनाओं से जोड़ करके देखा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जो इंग्लिश पोएट्री में जो रोमांटिक रिवाइवल हुआ ना, वह रिवाइवल जो था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज की रचनाओं से जोड़ करके देखा जाता है। द मूवमेंट, यह जो आंदोलन रहा ना, यह जो आंदोलन रहा, रेफर्स टू रिन्यूड इंटरेस्ट। रिन्यूड इंटरेस्ट का मतलब होता है नए सिरे से रुचि इन नेचर एंड सिंपल लाइफ, यानी प्रकृति में एंड सिंपल लाइफ, और सामान्य जीवन में एन इंटरेस्ट इन द पास्ट, और अतीत में रुचि एंड द एग्जोटिक। एग्जोटिक का मतलब होता है विदेश, और विदेश में रुचि को यह नए सिरे से संदर्भित करता है। यानी जो रोमांटिक रिवाइवल हुआ, तो रोमांटिक रिवाइवल जो था वह विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की रचनाओं से जोड़ करके देखा जाता है। और उन लोगों ने जो ये रिवाइवल किया ना बच्चों, इस रिवाइवल ने नए सिरे से प्रकृति में, सामान्य जीवन में, अतीत में और विदेश में नए सिरे से लोगों की रुचि क्या कर दी, जगा दी। डोंट यू नोटिस सर्टेन कॉमन थिंग्स इन द वर्क्स ऑफ द पोएट्स। क्या आप कवियों की रचनाओं में कुछ सामान्य चीजें नहीं देखते? डोंट यू नोटिस सर्टेन कॉमन थिंग्स इन द वर्क्स ऑफ द पोएट्स। क्या आप कवियों की रचनाओं में कुछ सामान्य चीजें नहीं देखते? इंडिविजुअलिज्म, जो सामान्य चीज़ की चर्चा हो रही है उसमें से एक है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाओं का एकदम स्वतंत्र क्या खेल, एंड ए ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक। और ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक का मतलब होता है मानवीय दृष्टिकोण। यानी अब जो रचनाएं होने लगी ना, उन रचनाओं में व्यक्तिवाद था, उन रचनाओं में कल्पना की आज़ादी थी और एक मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक भी था। यू में रिगार्ड, बच्चों जब कोई रचना हो ना, जिस रचना में इमेजिनेशन फ्री हो, जिस रचनाओं में ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक हो ना, उसको हम रिगार्ड करते हैं, मानते हैं एज अ डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजेशन मूवमेंट। इसको हम लोग लोकतंत्र और उदारवाद का आंदोलन मानते हैं। द पोएट sought to do away with the rigid application of classic norms and conventions in their writing। और बच्चों इस दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कोलरिज ने जो रचनाएं की ना, या इनके साथ जो अन्य कवि थे, उन सभी कवियों ने sought to do away, कोशिश की कि जो क्लासिक नॉर्म्स और कन्वेंशन थे, जो प्राचीन लिखावट के जो क्लासिक नॉर्म्स थे, जो शास्त्रीय बच्चों मापदंड थे, कन्वेंशन थे, जो उसके रिवाज थे ना, उस रिवाजों को तोड़ने की इन लोगों ने कोशिश की। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, यू विल हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा, द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको जो फ्रांस की महान क्रांति हुई थी ना, उसको याद रखना होगा। किसको बच्चों? फ्रांस की महान क्रांति। पढ़िए, यहाँ लिखा है, यू विल हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेगा, द ग्रेट इन्फ्लुएंस, वह महती प्रभाव, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट मेड, यानी फ्रांस की क्रांति ने जो लोगों पे जो इन्फ्लुएंस डाला, जो प्रभाव डाला ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रभाव क्या था समझिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, द वेरी बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। बच्चों जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई ना, उस क्रांति ने वेरी बेसिस ऑफ सोशल लाइफ, यानी जो सोशल लाइफ है, जो सामाजिक जीवन है ना, उसका वेरी बेसिस, उसका बच्चों आधार बताया। फ्रांस की क्रांति ने लोगों को सिखाया कि सोशल लाइफ का जो बेसिस है, जो सामाजिक जीवन का जो आधार है ना, वह लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, एंड फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, भाईचारा, यानी आज़ादी, स्वतंत्रता और भाईचारा। यही बच्चों सोशल लाइफ, यही सामाजिक जीवन के क्या हैं बच्चों, बेसिस हैं, आधार हैं। यह सीख फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिखाया। देयर वेयर ऑल्सो सर्टेन अदर इन्फ्लुएंसेस एट वर्क, और उस समय रचनाओं पे कुछ और प्रभाव पड़े, किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। द राइटिंग ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो, द वर्क ऑफ जर्मन एस्केलेगल ब्रदर्स, एंड द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन बैलेड्स एंड इंग्लिश मेडिएवल लिटरेचर। और बच्चों जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने सोशल लाइफ का आधार बना दिया, किसको? लिबर्टी को, इक्वलिटी को और फ्रेटर्निटी को। और बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उस काल की पोएट्री पे उसका और प्रभाव ये पड़ा कि जो फ्रांस के जो रूसो थे, कौन थे बच्चों? जो वहाँ के फिलोसोफर थे, जो दार्शनिक रूसो थे ना, उनकी रचनाएं
और जो जर्मन स्केलेगल ब्रदर्स थे ना, उनकी रचनाएं, और उन रचनाओं का परिणाम ये हुआ कि बैलेड्स में लोगों की इंटरेस्ट क्या होने लगी, बढ़ने लगी। एंड इंग्लिश मेडिएवल लिटरेचर, और इंग्लिश मेडिएवल लिटरेचर का मतलब होता है मध्यकालीन साहित्य में भी लोगों की रुचि क्या होने लगी, बढ़ने लगी। बिशप पर्सीज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, याद रखिएगा बच्चों, 1765 ईस्वी में बिशप पर्सी ने रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री लिखी, और इसने क्या किया कि किंडल्ड दिस इंटरेस्ट, यह लोगों में जो बैलाड्स के प्रति जो इंटरेस्ट बढ़ा, जो मेडिएवल लिटरेचर के प्रति जो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा ना, उस इंटरेस्ट को इसने किंडल कर दी, फिर से आग लगा दी, फिर से हवा दे दी। किसने? बिशप पर्सी की रचना रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री ने। आगे लिखा है वर्ड्सवर्थ रोट लिरिक्स। अब बच्चों जो वर्ड्सवर्थ थे ना, वो उस दौरान लिरिक्स लिखते थे, बैलेड्स लिखते थे, ओड्स लिखते थे, सोनेट्स लिखते थे, वर्स टेल्स लिखते थे एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स लिखते थे। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों 19वीं सदी के प्रारंभ की। तो उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, लिरिक्स भी लिखते थे, बैलेट्स भी लिखते थे, ओड्स भी लिखते थे, सोनेट्स भी लिखते थे, वर्स टेल्स भी लिखते थे एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स भी लिखते थे। बी इट लूसी पोएम्स, चाहे वह लूसी पोएम्स हो, और प्रील्यूड, याद रखिएगा बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना प्रील्यूड, चाहे वो लूसी पोएम्स हो या प्रील्यूड हो। हिज लव ऑफ नेचर इज ऑलवेज प्रोमिनेंट, उनकी यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लव ऑफ नेचर थी, जो प्रकृति के प्रति उनके मन में, उनकी रचनाओं में जो प्रेम था ना, इज ऑलवेज प्रोमिनेंट, वो हमेशा प्रमुखता से रहा है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो भी रचना करते थे ना, उसमें प्रकृति के प्रति उनका प्रेम झलकता था। नेचर फॉर हिम, कहने का मतलब हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति जो थी ना, इज ए स्पिरिचुअल प्रेजेंस, एक आध्यात्मिक उसकी क्या थी, उपस्थिति थी। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति जो थी ना, वो उसकी हमेशा स्पिरिचुअल प्रेजेंस रहती थी, यानी आध्यात्मिक उपस्थिति रहती थी। एंड इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव ट्रेनिंग टू ह्यूमन सेंसिबिलिटी, और प्रकृति जो थी ना बच्चों, वह विलियम वर्ड्सवर्थ को वह मानव संवेदनशीलता को, रचनात्मकता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भी देती थी। इसमें लिखा हुआ बच्चों पढ़िए, लिखा है कि इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव ट्रेनिंग, वह रचनात्मक प्रशिक्षण देती थी। कौन? प्रकृति, टू ह्यूमन सेंसिबिलिटी, यानी मानव संवेदनशीलता को रचनात्मक प्रशिक्षण देने का काम करती है प्रकृति, ऐसा मानना था विलियम वर्ड्सवर्थ का। आगे बच्चों आप देख रहे हैं, ये देखिए एक और तस्वीर है बच्चों, यह है जॉन किट्स की है। अब आगे पढ़िए, लिखा है कि इट मे बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह बच्चों बड़ा दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है। इट मे बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है। टू नो, यह जानना बड़ा दिलचस्प हो सकता है। दैट कॉलरिज ज्वाइंड वर्ड्सवर्थ इन पब्लिकेशन, यानी जो बच्चों जो कॉलरीज थे ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ से क्या हो गए, जुड़ गए इन द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स इन 1798, यानी 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स जो प्रकाशित हुई ना, तो वहाँ पे कॉलरीज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों मिल करके 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स को क्या किए, पब्लिश किए, द बुक। और इस किताब ने व्हिच गेव अ न्यू डायरेक्शन, जिसने न्यू दिशा दे दी बच्चों टू इंग्लिश पोएट्री। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मिल करके लिरिकल बलाड्स नामक पुस्तक की क्या की, पब्लिकेशन किए, प्रकाशन किए। और इस किताब ने गेव अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा दे दी टू इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी साहित्य को एक नई दिशा दे दी। व्हाइल वर्ड्सवर्थ रिप्रेजेंटेड द फैमिलियर एज अनफैमिलियर, फैमिलियर मतलब परिचित और अनफैमिलियर मतलब होता है अपरिचित। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, रिप्रेजेंटेड द फैमिलियर एज अनफैमिलियर, यानी ये परिचित को अपरिचित के रूप में प्रेजेंट करते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज डिड द रिवर्स, जबकि कॉलरिज थे ना, वह ठीक उल्टा करते थे। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविताओं में परिचित को अपरिचित के रूप में प्रस्तुत करते थे, और कॉलरिज जो थे ना, वे अपरिचित को परिचित के रूप में प्रस्तुत करते थे। लिखा कि इन कुबला खां, द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टेबल, कॉलरिज सो, जो 3 रचनाएं हैं ना बच्चों, याद रखिएगा ये कॉलरिज की है। 3 रचनाएं, कुबला खां, द एंशिएंट मैरिनर और क्रिस्टेबल, किसकी रचना है बच्चों?
ये रचना है कॉलरिज की। तो कॉलरिज जो थे ना, शोज हिज इंटरेस्ट इन मेडिएवल फॉकलोर एंड लीजेंड। बच्चों फॉकलोर और लीजेंड का मतलब होता है दंत कथा और पौराणिक कथा, यानी इन 3 रचनाओं में कॉलरिज जो है ना वे सोच करते हैं, दिखाते हैं इंटरेस्ट, अपनी रुचि को इन मेडिएवल फॉकलोर एंड लीजेंड, यानी मध्यकालीन दंत कथाओं और पौराणिक कथाओं में वे अपनी रुचि को इन 3 किताबों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अदर पोएट्स लाइक, बच्चों इस काल के अन्य कवि जैसे लॉर्ड बायरन, पर्सी शैली एंड जॉन किट्स आर रिगार्डेड द यंगर रोमांटिक्स। बच्चों ये युवा रोमांटिक कवि मान जाते थे। रोमांटिक रिवाइवल के दौरान वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विलियम वर्ड्सवर्थ का रहा और कॉलरिज का रहा। और बच्चों रोमांटिक रिवाइवल के और कुछ जूनियर, कुछ युवा कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, पर्सी शैली एंड जॉन किट्स। ये बच्चों यंगर रोमांटिक पोएट्स माने जाते हैं। बायरन्स वर्क, बच्चों बायरन की रचनाएं मैनफ्रेड, कैन, चाइल्ड हैरल्ड, विजन ऑफ जजमेंट एंड डॉन जुआन, सो ये दिखाते हैं हिज पैशन फॉर लिबर्टी एंड डिफाइंस ऑफ कन्वेंशन। इन किताबों के माध्यम से ये अपनी पैशन मतलब जुनून, ये फॉर लिबर्टी यानी आज़ादी के लिए ये अपने जुनून को दर्शाते हैं, एंड डिफाइंस ऑफ कन्वेंशन, और जो रूढ़िवादिता है ना, जो पुरानी परंपराएं हैं ना, उसको ये चैलेंज भी करते हैं। यानी इन किताबों में ये पुरानी परंपराओं के प्रति अपनी चुनौती और आज़ादी के प्रति अपने जुनून को दर्शाते हैं। कौन बच्चों? बायरन अपनी रचना मैनफ्रेड में, कैन में, चाइल्ड हैरल्ड में, विजन ऑफ जजमेंट में और डॉन जुआन में। अब आइए बच्चों शैली की बात करते हैं। लिखा कि शैली एज ए पोएट इज अ रिवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट। बच्चों शैली जो थे ना ये कवि के रूप में, याद रखिएगा, ये रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट थे, यानी एक ये क्रांतिकारी आदर्शवादी थे। कौन बच्चों? शैली क्या थे? क्रांतिकारी आदर्शवादी थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैं नाम रखूंगा। एडोनेस द स्काईलार्क, याद रखिएगा बच्चों, स्काईलार्क किसकी रचना है? शैली की। द क्लाउड, ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड भी शैली की रचना है। एंड रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड क्वीन मैब, ये सब बच्चों शैली की रचनाएं हैं। ये भी रोमांटिक रिवाइवल में इनका भी बड़ा क्या था बच्चों? योगदान था। इन इज लॉन्गर पोएम्स, अपनी लंबी कविताओं में, जो बच्चों शैली है ना, इन इज लॉन्गर पोएम्स, अपनी लंबी कविताओं में, ही गिव्स वेंट टू हिज पैशन फॉर रिफॉर्म। पैशन का मतलब होता है जुनून, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, और गिव्स वेंट का मतलब हवा देना। यानी ये अपनी लंबी कविताओं में सुधारों के प्रति अपने जुनून को क्या देते हैं? हवा देते हैं। In the shorter poems like odes and lyrics, he laments the hardships into which he has landed। और बच्चों अब बात करें शॉर्टर पोएम्स की, किसकी बच्चों? शैली की शॉर्टर पोएम्स की ना। तो शॉर्टर पोएम्स में कुछ ओड्स हैं और कुछ लिरिक्स हैं। इन ओड्स और लिरिक्स में ही लेमेंट्स, ये बच्चों रोते हैं, बिलखते हैं, ये पश्चाताप करते हैं, द हार्डशिप्स, उन कठिनाइयों का, इनटू व्हिच ही हैज लैंडेड, यानी उन कठिनाइयों का ये शोक मनाते हैं, बिलाप करते हैं, रोते हैं, जिन कठिनाइयों में, जिन मुसीबतों में ये क्या हो गए हैं? पड़ गए हैं। आगे लिखा है बच्चों कि इन किट्स नैरेटिव पोएम्स। अब हम आइए बात करेंगे वो जॉन किट्स की नैरेटिव पोएम्स की। नैरेटिव पोएम्स लाइक द यू ऑफ सेंट एग्नीज, याद रखिएगा ये बच्चों जॉन किट्स की रचना है। कौन? द यू ऑफ सेंट एग्नीज एंड लैमिया, किसकी रचना है? जॉन किट्स की। द ओड्स एंड बैलाड्स वी फाइंड हिज सेंसिटिव अप्रोच टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी इनकी जो रचनाएं हैं जॉन किट्स की, यू ऑफ सेंट एग्नीज कहिए या लेमिया कहिए, या इनके जो ओड्स हैं या इनके जो बैलेड्स हैं ना, उसमें हम लोग द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, उसके प्रति इनके सेंसिटिव अप्रोच, इनके संवेदनशील दृष्टिकोण को हम लोग इनकी रचनाओं में पाते हैं। He has also an admiration for the Greek love of perfection, यानी ग्रीक लव ऑफ परफेक्शन है ना, उसकी ये बड़ी प्रशंसा करते हैं। कौन बच्चों? जॉन किट्स जो हैं ये ग्रीक लव ऑफ परफेक्शन की ये बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये उनके बड़े प्रशंसक हैं। The most striking quality of Kitt's poetry is its appeal to the senses, यानी most striking quality, इसका मतलब होता है कि सबसे मतलब क्या कहें स्ट्राइकिंग क्वालिटी, यानी सबसे प्रमुख जो गुण है ना अब किड्स पोएट्री, किड्स की कविताओं का, किड्स के काव्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता है ना, वो ये है कि इनकी कविताएं जो होती हैं ना वो अपील करती हैं।
इनकी कविताएं जो है ना वो अपील करती हैं, मतलब वो आकर्षित करती हैं टू द सेंसेस, यानी हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारी इंद्रियों को इनकी जो कविताएं हैं ना वो अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, आकर्षित करती हैं। और यही चीज़ जॉन किट्स की कविताओं की सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, क्वालिटी है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 20 मिनट की वीडियो है। 33 नंबर पेज से हमने शुरू किया था और 34 नंबर पेज पे आए थे। तो आगे की वीडियो 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूंगा, तो आप सभी वीडियो को देखते रहें। और बच्चों 12वीं की पूर्ण तैयारी के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे एक बार अवश्य आएँ। आपको जो चाहिए परीक्षा के लिए सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, तो एक बार प्लेलिस्ट पे अवश्य आएँ। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।